हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य समिति। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कार्य समिति क्या होती है। जब हम इंडस्ट्रियल लॉ की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ का अध्ययन करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके मूल दर्शन को समझना होता है, उसके पीछे की फिलॉसफी को समझना होता है। एक बहुत फेमस कहावत है, सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। निवारण जो है उपचार से बेहतर होता है। यह केवल चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम विवाद को उत्पन्न होने से पहले ही रोक दें, तो न केवल समय और संसाधनों की बचत होती है, बल्कि उद्योग में स्थायित्व और संतुलन भी बना रहता है, स्टेबिलिटी आती है। इसी विचारधारा पर कार्य समिति की अवधारणा आधारित है, जो विवाद को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने का प्रयास करती है। इनिशियल स्टेज पर ही जो डिस्प्यूट है उसे रोकने का प्रयास करती है। ये वर्क कमेटी का मेन कार्य है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो उद्योग केवल मशीनों और उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि मानवीय संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। एक ओर श्रमिक होते हैं जो अपनी मेहनत से उत्पादन करते हैं, और दूसरी ओर नियोक्ता होता है जो संसाधनों का प्रबंधन करता है। यदि इन दोनों के बीच में तनाव होगा, टेंशन होगी या संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इन दोनों के बीच में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में असंतुलन पैदा कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि इन संबंधों में सौहार्द और सहयोग बना रहे, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे, एमिटी एंड कारपोरेशन बना रहे। इसी तरीके से औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल पीस किसी भी उद्योग की सफलता की आधारशिला होती है। जहां शांति और सहयोग होता है, वहां प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रॉफिट में वृद्धि होती है, और अंततः नेशनल इकोनॉमी को लाभ मिलता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसके विपरीत यदि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं तो वो हड़ताल, तालाबंदी और उत्पादन में गिरावट का कारण बनते हैं। स्ट्राइक, लॉकआउट इत्यादि बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जिससे इकोनॉमिकल लॉस होता है। इसलिए उद्योगों में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो विवाद को उत्पन्न होने से पहले ही नियंत्रित कर सके। अब यदि हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखें तो इस विषय को समझें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विवादों की रोकथाम, प्रिवेंशन, उनकी जांच, इन्वेस्टिगेशन और समाधान, सेटलमेंट। यह अधिनियम केवल विवादों को सुलझाने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि उससे पहले उन्हें उत्पन्न होने से रोकने की भी व्यवस्था प्रदान करता है। इसी संदर्भ में कार्य समिति जो है, वर्क कमेटी, को अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निवारक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। प्रिवेंशन मैकेनिज्म कहा जाता है इसको, जो श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ाता है। इस प्रकार यदि हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्क्स कमेटी केवल एक विधिक संस्था नहीं है, लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक शांति को बनाए रखने की जो पहली जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो विवादों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त करने का प्रयास करती है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम की संरचना कैसी हुई है, फ्रेमवर्क ऑफ द एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो फ्रेमवर्क है, इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही हमें यह बताती है कि लॉ किस प्रकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेगुलेट करता है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कार्य करता है। इस अधिनियम में एक सुव्यवस्थित जो है 3 टायर सिस्टम का प्रावधान किया गया है, त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टायर सिस्टम, जिसके माध्यम से विवादों को पहले रोका जाता है, फिर सुलझाने का प्रयास किया जाता है, और अंततः आवश्यक होने पर उनका न्यायिक जो है निपटारा किया जाता है, एडजुडिकेशन किया जाता है। सबसे पहले इस अधिनियम में गैर न्यायिक तंत्र, नॉन एडजुडिकरी मशीनरी का प्रावधान किया गया है।
नॉन एडजुडिकेटरी मशीनरी, जिसका मुख्य उद्देश्य विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोकना है या आपसी सहमति से माध्यम से को सुलझाना होता है। इनिशियल स्टेज पर ही या तो रोक दें या म्यूचुअल सेटलमेंट करा दें। इस तंत्र में कार्य समिति और कंसिलिएशन ऑफिसर तथा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सुलह बोर्ड जैसे निकाय शामिल हैं। इनका कार्य जुडिशियल डिसीजन देना नहीं होता है, बल्कि समझौता, संवाद और समन्वय, डायलॉग, कंसिलिएशन एंड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से विवादों को समाप्त करना होता है। विशेष रूप से कार्य समिति को एक प्रिवेंटिव अथॉरिटी के रूप में स्थापित किया है, जो डेली टू डेली इश्यूज को प्रारंभ में ही हल करने का प्रयास करती है, ताकि वे बड़े विवाद का रूप न ले पाए, मेजर डिस्प्यूट न हो पाए। इसके बाद अधिनियम में जो एडजुडिकेशरी मशीनरी का प्रावधान किया गया है, जिसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल जैसे बॉडी हैं, वो शामिल है। जब विवाद आपसी समझौते से हल नहीं हो पाते, तब वे न्यायिक संस्थाओं और विधिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय में दिया जाता है, जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विवादों का अंतिम और न्यायसंगत समाधान हो सके। अंततः अधिनियम में आर्बिट्रेशन का भी प्रावधान किया गया है, जिसे वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन कहा जाता है। इसमें पक्षकार जो है आपसी सहमति से किसी तटस्थ व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जो विवाद का समाधान करता है। यद्यपि यह पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, फिर भी मध्यस्थ द्वारा दिया गया जो अवार्ड होता है, जो निर्णय है, पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार यदि हम समग्र रूप से देखें तो यह अधिनियम एक संतुलित व्यवस्था प्रदान करता है, बैलेंस्ड मैकेनिज्म प्रदान करता है, जिसमें पहले विवाद को रोका जाता है, फिर सुलझाने का प्रयास किया जाता है और अंत में आवश्यक होने पर न्यायिक निर्णय दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में वर्क्स कमेटी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस तंत्र की पहली कड़ी है, फर्स्ट स्टेप है, जो विवादों को उत्पन्न होने से पहले ही नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन 3 है, हम उसकी बात करते हैं कि इसको जो ये लीगल वैलिडिटी कहाँ से मिलती है वर्क्स कमेटी को। तो इसे जो है स्टैट्यूटरी बेसिस इसका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 3 धारा 3 में निहित है। यदि आप बियर एक्ट को ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि जो भी हमारा लेजिस्लेचर है, विधि निर्माता ने कार्य समिति को एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के रूप में स्थापित किया है, ताकि विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहले हम धारा 3 की उपधारा 1 को समझते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे अधिक वर्कमैन कार्यरत हों, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन कार्यरत रहे हों, वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियोक्ता को कार्य समिति गठित करने के लिए निर्देशित कर सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वतः नहीं होता, बल्कि सरकार के आदेश पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि विधि ने सरकार को यह विवेकाधिकार दे दिया है, डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया है कि वह आवश्यकता अनुसार समिति के गठन को अनिवार्य करे। इसी उपधारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समिति में नियोक्ता और समिति दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाएगा कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो नियोक्ता के प्रतिनिधियों से कम नहीं होना चाहिए। यह जो प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को दर्शाता है, जहां पर श्रमिकों को समान या पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। साथ ही श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चयन निर्धारित विधि जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर से किया जाएगा, तथा कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन है तो उससे परामर्श भी किया जाएगा। ये धारा 3 की उपधारा 1 की बातें। अब हम बात करते हैं धारा 3 की उपधारा 2। तो यह कार्य समिति के कर्तव्यों को स्पष्ट करती है, ड्यूटीज ऑफ वर्क्स कमेटी। बियर एक्ट की भाषा में कहा गया है कि समिति का कर्तव्य होगा कि वह नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध स्थापित करने तथा बनाए रखने के उपयोगों को प्रोत्साहित करे। यहाँ
प्रमोट मेजर्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ यह है कि समिति स्वयं कोई अंतिम निर्णय नहीं लेती है, बल्कि ऐसे उपायों को आगे बढ़ाती है जो संबंधों को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही समिति को यह अधिकार और दायित्व दिया गया है कि वह उन विषयों पर विचार करे जो दोनों पक्षों के सामान्य हितों से संबंधित है, कॉमन इंटरेस्ट, जैसे वर्किंग कंडीशन, सुविधाएं जो है वर्क प्लेस पर, और डेली टू डेली इशूज जो है। इसके अतिरिक्त समिति का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण मतभेद को सुलझाने का प्रयास करे। मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यहां इंडेवर शब्द यूज किया गया है, इंडेवर टू कंपास। इंडेवर शब्द यह दर्शाता है कि समिति यह प्रयास करती है, लेकिन उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। इस प्रकार यदि हम धारा 3 का समग्र विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि कार्य समिति एक न्यायिक संस्था नहीं है, एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है, बल्कि यह एक संवादात्मक और निवारक निकाय है, कंसल्टेटिव एंड प्रिवेंटिव बॉडी है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक संबंधों में संतुलन और सौहार्द, बैलेंस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी बनाए रखना है। यही कारण है कि इसे औद्योगिक विवादों को रोकने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब हम बात करेंगे कार्य समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल, जो वर्क्स कमेटी है उसका लीगल और प्रैक्टिकल पहलू क्या है, हम उस पर बात करेंगे। वर्क कमेटी के गठन के जो लीगल और प्रैक्टिकल दोनों दृष्टिकोण हैं, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कार्य समिति एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्थात इसका अस्तित्व सीधे लॉ से उत्पन्न होता है, न कि किसी कॉन्ट्रैक्ट या वॉलेंटरी अरेंजमेंट से, स्वैच्छिक व्यवस्था से। इसलिए इसका गठन और कार्यप्रणाली विधि द्वारा निर्धारित होती है, लीगली रेगुलेटेड होती है। कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण गुण इसका द्विपक्षीय स्वरूप है। इसका अर्थ है कि इसमें दो प्रमुख पक्ष, नियोक्ता और श्रमिक, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह व्यवस्था इस विचार पर आधारित है कि औद्योगिक संबंध जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तभी संतुलित रह सकते हैं जब दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए यह समिति एक साझा मंच है। यह समिति एक साझा मंच प्रदान करती है जहां संवाद और विचार विमर्श, डायलॉग एंड डिलिब्रेशन के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। विधि ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों से कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान औद्योगिक लोकतंत्र की भावना को प्रकट करता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जहां श्रमिकों को केवल भागीदारी ही नहीं है बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय की प्रक्रिया है उसमें श्रमिकों की आवाज कहीं दब न जाए। इसके साथ ही कार्य समिति के गठन में ट्रेड यूनियन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां किसी प्रतिष्ठान में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मौजूद हैं, वहां श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चयन में उससे परामर्श करना आवश्यक होता है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि श्रमिकों का वास्तविक और प्रामाणिक प्रतिनिधित्व, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके, न कि केवल औपचारिक रूप से कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाए, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाए। अंततः कार्य समिति के गठन में यह ध्यान रखा जाता है कि जो विभिन्न वर्ग हैं, कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के श्रमिकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। यह एक प्रकार से लोकतांत्रिक सिद्धांत का अनुप्रयोग है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी वर्ग उपेक्षित न रह जाए, नेग्लेक्टेड न रह जाए, कोई भी वर्ग, कम्युनिटी। इस प्रकार कार्य समिति केवल एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, विधिक संरचना नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एक लिविंग एग्जाम्पल है, जो संवाद, सहभागिता और संतुलन के माध्यम से औद्योगिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करती है। अब इससे रिलेटेड जो
एक रूलिंग दी गई है, रूल्स दिया गया है। हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि ये वर्क्स कमेटी बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसकी जो वर्किंग है उसको समझने के लिए जो केवल एक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए विस्तृत जो है डिटेल्ड रूल्स भी निर्धारित किए गए हैं, जिसका नाम है औद्योगिक विवाद केंद्रीय नियम 1957, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल्स 1957। इसमें नियम 38 से 57, 38 टू 57 तक कार्य समिति के गठन के, चुनाव से और कार्यप्रणाली तथा विघटन से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिया गया है। यह नियमावली इस बात को सुनिश्चित करती है कि समिति का संचालन एक व्यवस्थित, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। यदि हम इन नियमों को व्यवहारिक दृष्टि से समझें तो सबसे पहले रूल 39 की बात करें। रूल 39 यह निर्धारित करता है कि कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि समिति अत्यधिक बड़ी न हो जाए जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो जाए, बल्कि एक सीमित और प्रभावी समूह के रूप में कार्य कर सके, इफेक्टिव ग्रुप के रूप में यह कार्य कर सके। इसलिए रूल 39 जो है ये प्रावधान करता है कि संख्या 20 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रूल 42 जो नियम 42 है, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, दो ग्रुप्स बनाया जाता है। एक वे जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं और दूसरे वे जो यूनियन के सदस्य नहीं हैं। यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि केवल यूनियन से जुड़े हुए श्रमिक ही नहीं बल्कि अन्य श्रमिकों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, जिससे समिति वास्तव में समावेशी न बन सके, इंक्लूसिव बन सके। इसी तरीके से रूल 51 की बात करते हैं। रूल 51 समिति की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव जैसे पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है। रूल 51 जो है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑफिस बियरर, इन सब का जो है प्रोविजन करता है। यह संरचना समिति के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये रूल्स बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके कार्यों का विभाजन और उत्तरदायित्व स्पष्ट हो जाता है। सारी चीजें स्पष्ट रहती हैं तो उससे डिस्प्यूट नहीं होता है। डिवीजन ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ये एकदम क्लियर रहता है। इसी प्रकार से रूल 54 की बात करें, नियम 54, तो इसके अनुसार समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है। यह अवधि इतनी होती है कि सदस्य अपने कार्य को समझ सके और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सके, साथ ही समय समय पर नए प्रतिनिधियों के चयन का भी संभावना बनी रहती है। इसी तरीके से रूल 57 यह सुनिश्चित करता है कि समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और कम से कम महीने में एक बार, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, बैठक होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि जो इशूज हैं लेबर्स के, उन पर निरंतर चर्चा होती रहे, कंटिन्यूअस डिस्कशन होता रहे और वे लंबित न रहे। यदि हम इन सभी नियमों का एक साथ विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वह केवल कार्य समिति के गठन तक ही सीमित प्रावधान नहीं करती है, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली को भी विस्तार से रेगुलेट किया है। यह प्रोसीजर इस बात को सुनिश्चित करती है कि समिति में जो फेयरनेस है, रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी चीजें बनी रहे, निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता, जिससे यह वास्तव में अपने उद्देश्य जो हम बार बार टर्म यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, इससे ये प्राप्त कर पाए। ये इन रूल्स का जो प्रोविजन है उसका निष्कर्ष है। इसी तरीके से अब हम बात करें ऑब्जेक्ट क्या है वर्क्स कमेटी का, उद्देश्य। तो अगर हम इसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करें तो हमें इसके ऐतिहासिक और कार्यात्मक दोनों पहलू पर ध्यान देना होगा। कार्य समिति की अवधारणा में कोई आकस्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका विचार सबसे पहले आपको ध्यान होगा 1927 रॉयल कमीशन ऑन लेबर करके आया था। रॉयल कमीशन द्वारा
ये व्यवस्था जो है प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, इस समय यह महसूस किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, औद्योगिक अशांति है, औद्योगिक असंतोष है, उसको केवल न्यायालयों या अधिकरणों, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनलों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि कार्य समिति का जो मूल उद्देश्य है केवल विवादों का समाधान करना नहीं, बल्कि उससे पहले ही ऐसा वातावरण तैयार कर दो, ऐसा एटमॉस्फेयर बना दो जहां विवाद उत्पन्न होने की संभावना ही कम हो जाए। यही कारण है कि इसके निवारक तंत्र के रूप में जो इसे विकसित किया गया है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के रूप में इसे विकसित किया गया है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है। ये है इसका ऑब्जेक्ट। और इसको फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें, कार्यात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो कार्य समिति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक सौहार्द को स्थापित करना है। बार बार इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी की बात होती है। जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच ट्रस्ट होगा, कोऑपरेशन होगा, डायलॉग होगा, मतलब विश्वास, सहयोग और संवाद होगा, इसका वातावरण होता है, तो कार्यस्थल पर शांति बनी रहती है। मैं बार बार टर्म यूज करता हूं कि वर्क प्लेस पर माहौल खुशनुमा होना चाहिए। अब अगर वर्क प्लेस पर शांति रहती है तो उससे उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। और जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इसके परिणाम स्वरूप जो इंडस्ट्री को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो अधिक होगा। और इन सब का अंतिम परिणाम जो होगा वो होगा संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नेशनल इकोनॉमी को भी पॉजिटिव इंपैक्ट प्राप्त होता है, सकारात्मक प्रभाव मिलता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि कार्य समिति का उद्देश्य केवल विवादों को समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो विवादों के लिए प्रतिकूल हो, अनफेवरेबल टू डिस्प्यूट हो। अर्थात यहां संस्था समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करती है ताकि वे आगे चलकर गंभीर औद्योगिक विवाद का स्वरूप न ले सके, सीरियस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट न बन सके। इसलिए इसे स्टार्टिंग में ही प्रिएंटिव थ्योरी अपनाएं। इस प्रकार यदि हम इसको समग्र रूप में देखें तो कार्य समिति का उद्देश्य केवल एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, विधिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्रियल पीस, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य करती है। यही इसकी वास्तविक उपयोगिता है, यही इसका रियल सिग्निफिकेंस है, यही इसका रियल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य और कर्तव्य, इसके जो फंक्शंस एंड ड्यूटी। कार्य समिति के कार्यों और कर्तव्यों को समझते हैं जिनका विधिक आधार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 की उपधारा 2 में निहित है। यदि हम इस उपधारा की भाषा को ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि कार्य समिति का मूल दायित्व जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच सौहार्द और गुड रिलेशन को स्थापित करना है। यहाँ पर प्रमोट मेजर शब्द यह दर्शाता है कि समिति का कार्य प्रत्यक्ष निर्णय देना नहीं है, बल्कि ऐसे मेजर्स को आगे बढ़ाना है जो संबंधों को बेहतर अपनाते हैं। इसके साथ ही कार्य समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह उन विषयों पर विचार विमर्श करें, उन विषयों पर डिस्कशन करें जो दोनों पक्षों के सामान्य हित से संबंधित, कॉमन इंटरेस्ट। दोनों पक्षों का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। इसका अर्थ यह है कि कार्य समिति एक संवादात्मक मंच है, एक संवादात्मक मंच के रूप में कार्य करती है जहां श्रमिक और प्रबंधन, लेबर और मैनेजमेंट अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, समस्याओं को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन की दिशा में प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया आपसी समझ को बढ़ाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और संभावित विवाद होते हैं उनको जो है प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने में सहायक होती है। जहां तक छोटे या दैनिक विवादों का प्रश्न है, डे टू डे डिस्प्यूट या माइनर डिस्प्यूट का प्रश्न है, कार्य समिति का कार्य
एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह ऐसे विवादों को सुलझाने का प्रयास करें जो अभी गंभीर रूप नहीं ले पाए हैं, जो सीरियस नेचर नहीं ले पाए हैं। उदाहरण के लिए कार्य समिति की परिस्थितियां, वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर मेजर्स, श्रमिक कल्याण और सुविधाएं जैसे तमाम विषय हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश, लाइटिंग, सैनिटेशन, स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर, आवर ऑफ वर्किंग आवर, ये सारी ऐसे मुद्दे हैं जो कार्य समिति के विचार विमर्श के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इन विषयों का समय पर समाधान होने से बड़े विवाद उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। न्यायिक दृष्टिकोण भी इस बात की पुष्टि करता है कि कार्य समिति की भूमिका जो है सीमित है। विभिन्न न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि कार्य समिति एक नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी है, गैर न्यायिक निकाय है, जिसका कार्य विवादों का अंतिम निपटान करना नहीं है। या यह तो कोई बाध्यकारी निर्णय दे सकती है और न ही सेवा शर्तों में कोई मौलिक परिवर्तन कर सकती है। इसका कार्य केवल रिकमेंडेशन देना है, सुझाव देना है और मतभेदों को कम करना है। इस प्रकार यदि हम ये देखें तो कार्य समिति का जो एक सहयोगात्मक और परामर्शदात्मक जो संस्था है, मतलब कोऑपरेटिव है और कंसल्टेटिव है, जो संवाद और समझ के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। यही इसकी वास्तविक शक्ति और सीमा है, यही इसकी रियल स्ट्रेंथ है, यही इसकी लिमिटेशंस है। अब हम लोग कुछ केस ला पर बात करेंगे। इसके संबंध में, वर्क्स कमेटी के संबंध में जो जुडिशियल अप्रोच है उसको समझते हैं, क्योंकि किसी भी विधिक प्रावधान की वास्तविक व्याख्या न्यायालयों के निर्णयों से ही स्पष्ट होती है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 के अंतर्गत कार्य समिति की जो भूमिका निर्धारित की गई है उसे विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले नॉर्थ ब्रूक जूट कंपनी लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन के मामले की बात करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्य समिति को ट्रेड यूनियन का विकल्प नहीं माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जहां ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से, सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से श्रमिकों के व्यापक हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वही कार्य समिति की भूमिका उससे सीमित है। कार्य समिति केवल कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली दैनिक समस्याओं को सुलझाने तक सीमित रहती है और यह सेवा शर्तें में भी किसी मौलिक परिवर्तन का निर्णय नहीं ले सकती। इसी प्रकार मेटल बॉक्स ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड वर्सेज वर्कमैन, इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि कार्य समिति का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण और हितों से संबंधित विषयों पर करना है। वेलफेयर और इंटरेस्ट, इससे संबंधित विषयों पर विचार करना है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य समिति केवल विवादों को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक भूमिका निभाती है, पॉजिटिव रोल प्ले करती है, जिसमें कार्य की परिस्थितियां, इट मीन्स वर्किंग कंडीशंस और सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी उपाय जो वेलफेयर मेजर्स हैं, इस पर भी चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त एक और केस है केम्प एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस दियर वर्कमैन। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्य समिति का कार्य मुख्यतः दैनिक कार्यों से संबंधित समस्याओं तक सीमित है, डे टू डे वर्किंग से संबंधित है। यह समिति श्रमिकों की शिकायतों को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास करती है, लेकिन इसकी भूमिका केवल सुझाव देने तक ही सीमित रहती है। ये केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं और अंतिम निर्णय का अधिकार किसी अन्य प्राधिकरण या ट्रेड यूनियन के पास होता है। अंतिम निर्णय नहीं ले सकती वर्क्स कमेटी। इन सभी न्यायिक निर्णयों का अगर विश्लेषण करें तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, वह यह है कि कार्य समिति एक परामर्शात्मक, कंसल्टेटिव और अनुशंसनात्मक, मतलब रिकमेंडेटरी निकाय है, न कि बाध्यकारी, बाइंडिंग निर्णय देने वाली संस्था ये नहीं है। अर्थात इसके द्वारा दिए गए सुझावों का महत्व खूब इसकी वैल्यू है, लेकिन वे अंतिम और अनिवार्य नहीं होते हैं, फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं होते हैं। इस प्रकार न्यायिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि कार्य समिति का उद्देश्य और औद्योगिक संबंधों में समन्वय और सौहार्द स्थापित करना है,
न कि विवादों का अंतिम न्यायिक समाधान, फाइनल एडजुडिकेशन करना नहीं है। यही इसकी वास्तविक भूमिका है। ट्रू रोल ऑफ वर्क्स कमेटी यही है और इसकी सीमा भी यही है। ये लिमिटेशंस दोनों के परिभाषित करती है। अभी हमने चर्चा किया कि जो वर्क्स कमेटी है वो ट्रेड यूनियन का ऑप्शन नहीं है। यहां पर हम ट्रेड यूनियन और वर्क्स कमेटी का डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रेड यूनियन और वर्क कमेटी के बीच में जो संबंध है, यह विषय न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ अक्सर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ट्रेड यूनियन और वर्क्स कमेटी दोनों ही श्रमिकों के हितों से संबंधित संस्थाएं हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र और भूमिका अलग अलग है। ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्य सामूहिक सौदेबाजी करना होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना होता है। इसका अर्थ यह है कि वेतन, बोनस, कंडीशन ऑफ सर्विस और वर्किंग आवर्स आदि जैसे महत्वपूर्ण और जो नीतिगत विषय हैं, इन विषयों पर ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर के साथ बातचीत करती है, श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसके विपरीत जो वर्क्स कमेटी है, इसका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है, लिमिटेड स्कोप होता है। यह मुख्यतः वर्कप्लेस पर उत्पन्न होने वाली दैनिक समस्याओं से संबंधित होती है, डे टू डे इश्यूज से रिलेटेड होती है, जैसे वर्किंग कंडीशन, सुविधाएं, छोटे मोटे विवाद। इसका उद्देश्य इन समस्याओं को इनिशियल स्टेज पर ही सुलझाना होता है ताकि वे आगे चलकर जो बड़े औद्योगिक विवाद का रूप न ले सके। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि कार्य समिति ट्रेड यूनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है और न ही यह उसके अधिकारों को सप्रेस्ड कर सकती है, उनके अधिकारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटिव नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कार्य समिति एक कंसल्टेटिव मंच प्रदान करती है, परामर्शात्मक मंच प्रदान करती है, जबकि ट्रेड यूनियन एक रिप्रेजेंटेटिव और सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली संस्था है। इस प्रकार यदि हम इसे सरल शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन का कार्य बड़े और नीतिगत मुद्दों को संभालना है, जबकि कार्य समिति का कार्य छोटे और दैनिक मुद्दों को सुलझाना है। यही कार्यात्मक विभाजन दोनों संस्थाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींचती है और औद्योगिक संबंधों को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। वर्क कमेटी की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। सीमाएं क्या है? यदि हम वर्क्स कमेटी की सीमाओं का समालोचनात्मक विधिक विश्लेषण करें, क्रिटिकल लीगल एनालिसिस करें, तो यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह संस्था लॉ द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, निवारक तंत्र है यह संस्था, फिर भी इसका जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता, कई कारणों से सीमित रह जाती है। सबसे पहली और प्रमुख सीमा की बात करें तो वो यह है कि कार्य समिति के पास कोई एडजुडिकेटरी पावर नहीं है, न्याय निर्णय शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह किसी विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं दे सकती, फाइनल डिसीजन नहीं ले सकती किसी डिस्प्यूट पर, जैसा कि लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करते हैं, ऐसा ये नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त कार्य समिति द्वारा दिए गए जो सुझाव होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। अर्थात नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर, वर्कमैन उन सुझावों को मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं होते हैं। इस कारण कई बार समिति के निर्णय केवल औपचारिक बनकर रह जाते हैं, फॉर्मेलिटी बनकर रह जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या इसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। व्यवहार में यह देखा गया है कि अनेक जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कार्य समिति का गठन तो कर दिया जाता है, परंतु वह प्रभावी रूप से फंक्शन इफेक्टिवली नहीं करती है। नियमित बैठकों का अभाव होता है, रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, सदस्यों का उदासीनता देखा जाता है तथा
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है, प्रशासनिक समर्थन होता है, इसकी बहुत कमी होती है। इससे यह संस्था अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। रियल ऑब्जेक्ट जो इसका है वह इनअफेक्टिव हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में ट्रेड यूनियन का जो डोमिनेंस है वह भी कार्य समिति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, यह देखने को मिलता है। ट्रेड यूनियन यह आशंका रखती है कि कार्य समिति के माध्यम से उनकी भूमिका कम हो सकती है, जिसके कारण वे कभी कभी इसके कार्य में सहयोग नहीं करते। परिणाम स्वरूप कार्य समिति और ट्रेड यूनियन के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसकी कमी स्पष्ट रूप से दिखती है। अंततः अवेयरनेस की भी एक गंभीर समस्या है। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। अनेक श्रमिक और यहाँ तक कि एम्प्लॉयर, नियोक्ता भी कार्य समिति के उद्देश्य, स्कोप और इम्पोर्टेंस को पूर्णतः नहीं समझते। इस कारण वे इसे एक प्रभावी मंच के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कार्य समिति एक सशक्त विचार तो है, स्ट्रांग कॉन्सेप्ट तो है, परंतु इसकी लीगल लिमिटेशंस और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, व्यवहारिक कठिनाइयां इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर देती हैं। यदि इन कमियों को दूर किया जाए तो यह संस्था वास्तव में औद्योगिक शांति स्थापित करने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभा सकती है। कुछ वर्क कमेटी से रिलेटेड जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर हम उसको देखें तो यह स्पष्ट होता है कि जो उद्देश्य इस लॉ ने निर्धारित किया है वो प्रैक्टिस में पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कई जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें कार्य समिति केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, एक औपचारिक संस्था बनकर रह जाती है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन तो कर दिया जाता है, उसका गठन तो कर दिया जाता है, क्योंकि यह एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वैधानिक आवश्यकता है, तो उसका गठन कर दिया जाता है, लेकिन उसका सक्रिय और प्रभावी संचालन नहीं हो पाता है, इफेक्टिव फंक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती है। इस कारण वह अपने मूल उद्देश्य, वो इंडस्ट्रियल हार्मनी और इंडस्ट्रियल पीस जो है उसे स्थापित करने में बहुत भूमिका नहीं निभा पाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्या यह है कि कार्य समिति की बैठकों का जो आयोजन नियमित रूप से नहीं होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। जबकि जो नियम है, रूल्स के अनुसार कम से कम महीने में एक बार बैठक होना आवश्यक है। रियलिटी में कई बार ये बैठकें या तो टाल दी जाती हैं या केवल औपचारिक रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें जो सार्थक चर्चा होता है वो नहीं हो पाता, उसका अभाव होता है। इससे समस्याएं समय पर उठ नहीं पाती हैं और धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं। इसके साथ ही श्रमिकों की भागीदारी भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। कई बार श्रमिक प्रतिनिधि जो है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, सक्रिय रूप से अपनी बात नहीं रख पाते या उन्हें पर्याप्त अवसर ही नहीं मिल पाता है। कुछ मामलों में अवेयरनेस की कमी और कुछ में आत्मविश्वास की कमी इसके पीछे कारण होते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य समिति एक जीवंत संवादात्मक मंच बनने के बजाय एक निष्क्रिय संस्था बन जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कार्य समिति की वास्तविक चुनौती उसके विधिक प्रावधानों में नहीं है, लीगल प्रोविजंस पर्याप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसमें निहित है वास्तविक समस्या। यही इसकी चुनौती है। यदि इन व्यवहारिक समस्याओं को दूर कर दिया जाए तो यह संस्था अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कहीं अधिक सफल हो सकती है। और क्या क्या किया जा सकता है, सफलता कैसे पाई जा सकती है, अगर हम इसको समझना चाहें तो कार्य समिति वास्तव में सफल कब और कैसे हो सकती है, तो हमें उन कारकों पर ध्यान देना होगा जो इसके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है मैनेजमेंट और दूसरा वर्कमैन के बीच कोऑपरेशन। जब मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में कोऑपरेशन होगा,
ये बहुत इफेक्टिव होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के को विरोधी के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में देखते हैं, तब कार्य समिति एक सार्थक संवाद मंच बन जाता है। सहयोग की भावना ही वह आधार है जिस पर औद्योगिक सौहार्द टिका हुआ होता है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन का समर्थन भी बहुत आवश्यक है। यदि ट्रेड यूनियन कार्य समिति को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने के बजाय एक कंप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार करे, एक पूरक संस्था के रूप में स्वीकार करे, तो कार्य समिति की जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। यूनियन का सहयोग इस बात को सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों की वास्तविक समस्याएं समिति के सामने आए और उनका समाधान भी व्यवहारिक रूप में संभव हो सके। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है अवेयरनेस। जब श्रमिक और नियोक्ता दोनों ही कार्य समिति के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और महत्व को समझते हैं, पर्पज, स्कोप और इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तब वे इसे एक प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई बार यह संस्था केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है, जबकि सही जानकारी इसे एक सक्रिय और उपयोगी मंच के रूप में बना सकती है। अंततः एजुकेशनल लेवल भी कार्य समिति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शिक्षित और जागरूक होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं, तो वह अपनी बात स्पष्ट रूप से, क्लियरली और तार्किक ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। इसी प्रकार प्रबंधन भी यदि संवेदनशील है, सेंसिटिव है, विधिक रूप से जागरूक है, तो समिति में होने वाली चर्चाएं अधिक सार्थक और परिणामकारी बन सकती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकती हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कार्य समिति की सफलता केवल विधिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, कोऑपरेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन जैसे व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित होती है। यही वे कारक हैं जो एक साधारण समिति को एक प्रभावी जो है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म बनाया के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ ध्यान हम लोग इस पॉइंट पर भी ले जाते हैं कि वर्क कमेटी के जो विफलता के कारण है, रीजंस ऑफ फेल्योर है, इस पर भी हमें दृष्टिपात करते हैं। इसको अगर समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट होता है कि इसकी असफलता केवल विधिक कमियों के कारण नहीं होती है, लीगल डिफिशियंसीज के कारण नहीं होती है, बल्कि मुख्यतः व्यवहारिक और मानवीय कारणों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समुचित समझ का अभाव। अनेक मामलों में न तो वर्कमैन और न ही एम्प्लॉयर, न तो श्रमिक न तो नियोक्ता कार्य समिति के वास्तविक उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। वे इसे केवल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं, एक औपचारिक संस्था मान लेते हैं, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य जो है संवाद और समन्वयों के माध्यम से विवादों को रोकना होता है। जब इस मूल भावना को ही नहीं समझा जाता है, तब समिति का कार्य भी इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ट्रेड यूनियन का विरोध। कई बार ट्रेड यूनियन यह मान लेती हैं कि कार्य समिति उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, विशेष रूप से कलेक्टिव बार्गेनिंग के मामलों में। इस आशंका के कारण वे कार्य समिति के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाती, परिणाम स्वरूप दोनों संस्थाओं के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कार्य समिति की प्रभावशीलता कम हो जाती है। तीसरा कारण है मैनेजमेंट की जो उदासीनता है। कई बार जो नियोक्ता कार्य समिति को केवल एक कानूनी औपचारिकता के रूप में देखते हैं और उसके कार्यों में सक्रिय रुचि नहीं लेते हैं। वे न तो नियमित बैठकों का आयोजन करते हैं और न ही समिति के सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण समिति की भूमिका को कमजोर कर देता है और उसके उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं। इस प्रकार यदि हम समग्र रूप से देखें तो कार्य समिति की विफलता का मुख्य कारण जो है, वर्क्स कमेटी की जो विफलता का मुख्य कारण है, वह विधि में नहीं बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण में है, एटीट्यूड में है और व्यवहार में है, अप्रोच में है। विफलता जो है एटीट्यूड और अप्रोच की वजह से हो रहा है। जब तक श्रमिक, नियोक्ता और ट्रेड यूनियन तीनों पक्ष मतलब ऑल स्टेक होल्डर इस संस्था के महत्व को समझकर
सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तब तक कार्य समिति अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अब हम कार्य समिति के विघटन के जो लीगल प्रोविजन है उसको समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, कार्य समिति का गठन विधि और रूल्स के अनुसार होता है, उसी प्रकार इसका विघटन भी एक निश्चित विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। एक लीगल प्रोसीजर है उसका। यह मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए नियमों में स्पष्ट आधार निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले, यदि कार्य समिति का गठन निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया गया है, अर्थात उसमें रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन प्रोसेस या स्ट्रक्चर में कोई विधिक त्रुटि है, लीगल डिफेक्ट है, तो यह इम्प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्राधिकारी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, समिति को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ताकि एक नई और विधि सम्मत समिति का गठन किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है श्रमिक प्रतिनिधियों की लगातार अनुपस्थिति। यदि समिति के कम से कम 2/3 श्रमिक प्रतिनिधि लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह माना जाता है कि समिति प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में उसका विघटन जस्टिफाइड माना जाता है, क्योंकि एक निष्क्रिय समिति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य कारण से समिति कार्य करना बंद कर दे, तो भी उसे भंग किया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि विघटन का उद्देश्य समिति को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उसकी कार्य क्षमता को पुनर्स्थापित करना है, रिस्टोर करना है, ताकि एक नई और अधिक प्रभावी समिति का गठन किया जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कार्य समिति का विघटन एक नियम आधारित प्रक्रिया है, जिसमें लॉ ने यह सुनिश्चित किया है कि समिति केवल तब ही भंग की जाए जब वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाए, इनकैपेबल हो जाए, या उसका गठन विधि सम्मत न हो। यह व्यवस्था विधिक नियंत्रण और प्रशासनिक संतुलन, एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस, दोनों को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब यदि हम कार्य समिति का समग्र विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि विधि ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विजनरी व्यवस्था प्रदान किया है, दूरदर्शी व्यवस्था प्रदान किया है, लेकिन उसका जो प्रभावी क्रियान्वयन है वो अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है। अर्थात लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है, परंतु उसका पालन, जो इम्प्लीमेंटेशंस है, वो कमजोर है, वीक है। कई जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें कार्य समिति का गठन केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसके अतिरिक्त कार्य समिति की एक मूलभूत सीमा यह है कि केवल एक एडवाइजरी निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है। इसके पास न तो न्यायिक शक्ति है और न ही इसके सुझाव बाध्यकारी हैं, इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि समिति द्वारा दिए गए निर्णयों या सुझावों को मानना या न मानना नियोक्ता और श्रमिकों, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन की इच्छा पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। इस कारण कई बार इसके सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिससे इसकी जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कार्य समिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि इसके कार्यों को अधिक महत्व दिया जाए, इसके कार्यों को रिकॉग्निशन दिया जाए, इसकी सिफारिशों को, जो इसके रिकमेंडेशंस हैं, उनको व्यवहारिक रूप से लागू करने की व्यवस्था की जाए और इसके प्रति जागरूकता तथा अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों को इससे एक सहायक संस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कार्य समिति एक सशक्त विधिक अवधारणा है, स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस और संस्थागत सुदृढ़ीकरण, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पर निर्भर करती है। अंत में यदि हम कार्य समिति की संपूर्ण अवधारणा को एक साथ समेटकर देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक विधिक प्रावधान नहीं है,
बल्कि यह एक दार्शनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रतिफल है। कार्य समिति मूलतः प्रिवेंटिव जस्टिस की अवधारणा पर आधारित है, निवारक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, जहां उद्देश्य यह नहीं है कि विवाद केवल होने के बाद उसका समाधान किया जाए, बल्कि यह है कि विवाद उत्पन्न ही न हो पाए। इस प्रकार यदि इंडस्ट्रियल लॉ में एक अग्रिम सुरक्षा तंत्र है, प्री एम्प्टिव सेफगार्ड मैकेनिज्म के रूप में यह कार्य करती है। इसके साथ ही कार्य समिति को औद्योगिक लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप भी माना जा सकता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का इनिशियल फॉर्म माना जा सकता है इसे। यह एक ऐसा मंच है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहां वर्कमैन और एम्प्लॉयर समान स्तर पर बैठकर संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, अपने विचार रखते हैं और समस्याओं के समाधान की दिशा में संयुक्त प्रयास करते हैं, ज्वाइंट एफर्ट करते हैं। यही जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, यही सहभागिता और प्रतिनिधित्व की भावना को मजबूत करता है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की आधारशिला होती है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का फाउंडेशन होती है। अंततः कार्य समिति का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि संवाद ही समाधान है, डायलॉग इज अ सॉल्यूशन। जब तक पार्टीज आपस में बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है उनमें, तब तक मतभेद गंभीर विवाद का रूप नहीं लेते हैं। इसीलिए कार्य समिति केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जो यह सिखाती है कि औद्योगिक शांति का सबसे प्रभावी मार्ग संवाद और समझ के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जहां संवाद होता है वहां विवाद नहीं होता है, और यही कार्य समिति का मूल दर्शन है, यही वर्क्स कमेटी का कोर फिलॉसफी है। वीडियो अगर आपको व्यवहारिक लगा हो, समझ में आया हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे अपने सहपाठी मित्रों में भी शेयर करें और उन्हें भी सजेस्ट करें कि भारतीय लॉ क्लासेस से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।